जी हां दोस्तों, स्क्रिप्ट राइटर की गलती के कारण संसद में ब्लंडर कर बैठे मोदी। शाह और बिरला की फूल गई सांसें तो प्रियंका गांधी और अखिलेश ने जमकर धोया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज के शो में सबसे पहले आपको संसद में मोदी साहब का एक वीडियो दिखाते हैं जो आपकी आंखें खोल देगा। भक्तों को भी असली सच्चाई समझ में आ जाएगी। कैसे मोदी साहब डायलॉगबाजी कर रहे थे, तभी उनकी ऐसी बेइज्जती और भी एक सांसद ने उठकर कर दी, जिससे मोदी शाह सख्ते में आ गए, हड़बड़ा उठे। लोकसभा स्पीकर की जान सूखने लगी। दरअसल मोदी साहब अपने स्क्रिप्ट राइटर की गलती के कारण कुछ ऐसा बोल गए जिससे वंदे मातरम के रचयिता की बेइज्जती वो कर बैठे। और फिर जो हुआ आप देखिए कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, आपने इस चंद सेकंड के वीडियो में देखा, दरअसल मोदी जी ना तो बंगाल का समझते हैं, ना बंगाल की इज्जत करते हैं। वंदे मातरम के रचयिता को संसद में किस तरीके से एक लोकल शख्स की तरह, सड़क छाप भाषा की तरह इस्तेमाल करने लगे, जबकि उस वर्ड का प्रयोग बड़े भाई के लिए जरूर अनौपचारिक तौर पर किया जाता है, मगर अज्ञानता की पराकाष्ठा देखिए। इसीलिए कांग्रेस के शेरनी ने लिखा कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी आज 187 वर्ष के होते, आजादी के समय तो आप लोग मुखबरी करते थे, आज तो महानायकों का सम्मान कीजिए। मगर दोस्तों, असली बेइज्जती उसी संसद में उन्हीं के सामने उनकी होनी बाकी थी, जब इतिहास, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी पर मोदी साहब अपने आधे कचरे ज्ञान को उड़ेलते हुए झूठ परोस रहे। तभी प्रियंका खड़ी हुई और उन्होंने भिगो करके ऐसा प्यार से लथाड़ा कि लोकसभा स्पीकर को कहना पड़ा, कहने दीजिए प्रियंका जी। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। दोस्तों, दरअसल जब कांग्रेस समेत पूरा देश भारतीय तिरंगे को सलाम कर रहा था, गर्व से हाथों में तिरंगा उठाकर भारत की शान में कसीदे पढ़ रहा था, छाती चौड़ी कर रहा था, तो मोदी की राजनीतिक पूर्वजों ने अपनी शाखाओं में तिरंगा नहीं लगाया। यहां तक कि संघ कार्यालय पर 52 वर्षों तक तिरंगे का बहिष्कार किया गया। इनके राजनीतिक पूर्वजों ने अंग्रेजों के लिए मुखबरी की और आज राष्ट्रवाद की करते हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं। राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जन गण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जन गण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का, इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। और इसके आगे एक और फैक्ट,
दोस्तों, जानिए और समझिए बीजेपी, भारतीय जनसंघ और आरएसएस के बारे में कि साल 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया गया था, जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर वंदे मातरम की पंक्तियों को गाया जाएगा। मुस्लिम लीग और उस मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू महासभा ने इस निर्णय की आलोचना की थी। किसने? हिंदू महासभा। कौन? मोदी साहब के पूर्वज। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इसे राजनीतिक रूप से देखा और कांग्रेस पार्टी की निंदा की थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो किसी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के द्वारा नहीं चलेगी, बल्कि भारत की जनता के साथ चलेगी। ये आज राहुल के शेर ने कैसे दहाड़ा, सुन लीजिए। 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग की नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ। और इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा मोदी साहब के सामने, उनके लिए, मोदी और शाह के लिए, उनका वो संबोधन याद आ गया, वो चंद लाइनों का, जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद में इन्हीं बिरला साहब स्पीकर जो चुने गए, उनका स्वागत हो रहा था, और मुस्कुरा करके हल्के मध्यम अंदाज में जो नश्तर जैसे शब्द बोले थे, आज तक बिरला के कानों में गूंज रहे होंगे। अखिलेश यादव ने मुंह पर कह दिया कि आप लोग तो हर उस चीज को ऑन कर ले लेते हो जो महापुरुष उनके है ही नहीं, आपके है ही नहीं, वो भी आप अपना बताने लगते हो। आप लोग जिनका देश के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश के शब्दों में सुनिए। उन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पे हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ऊन करना चाहते हैं। दोस्तों, लगता है आज मोदी साहब के लिए संसद का दिन बेहद परेशान करने वाला, पीड़ादायक रहा। ऐसा लगता है कि सारी रणनीति, सारी चाल बैकफायर कर गई, क्योंकि आगे जो बताने और दिखाने जा रहा हूं उसे मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिला गया। गौरव गोगोई ने वो फैक्ट रख दिया जिसके बारे में मोदी ने सोचा ना होगा। गोगोई ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी किस विषय पर बोलने के समय, किसी भी विषय पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पंडित नेहरू और कांग्रेस का नाम कितनी बार लेते हैं, एक फैक्ट बताते हैं। उन्होंने गिनाया
ऑपरेशन सिंदूर, पंडित नेहरू का नाम 14 बार, कांग्रेस के नाम 50 बार। संविधान के 75वीं वर्षगांठ, पंडित नेहरू जी का नाम 10 बार, कांग्रेस का नाम 26 बार। 2022 में राष्ट्रपति अभिभाषण, पंडित नेहरू जी का नाम 15 बार। 2020 में राष्ट्रपति अभिभाषण, पंडित नेहरू का नाम 20 बार। मगर अफसोस बीजेपी के लिए ये कि नरेंद्र मोदी और उनके पूरे सिस्टम ने जितनी भी कोशिश की, मगर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के योगदान पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाए। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। अब दोस्तों, हमने सच का वो आईना इस वक्त इस शो के माध्यम से दिखाया है जिसमें शायद एक चुल्लू भर पानी तो झूठ फैलाने वालों को मिल ही जाए। समझ रहे हैं आप? अपनी राय जरूर लिखें।